कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का जिक्र किए बगैर उनकी कार्यशैली पर आज जमकर हमला बोला। गुजरात में पहली बार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने साणंद की आज की अपनी दूसरी सभा में कहा कि राज्य में सिर्फ एक आवाज चलती है, बाकी आवाज को कुचला जाता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि राज्य के विकास का सारा श्रेय वो खुद ले जाते हैं। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि क्या इस विकास में यहाँ के लोगों की भूमिका नहीं है। आपने वोट दिया, आपने असेंबली बैठाई, असेंबली जो कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुजरात की आवाज है, मगर हम उसको नहीं सुनेंगे। 25 दिन उसको बैठाएंगे और अगर विपक्ष कुछ बात उठाए तो उनको बाहर उठा के फेंक देंगे। गुजरात में सिर्फ एक आवाज चलती है, गुजरात की बाकी आवाजों को कुचला जाता है। साणंद में ही भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आडवाणी ने कांग्रेस के गुजरात में केंद्रीय पैसे के दुरुपयोग संबंधी आरोप को खारिज करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ही वो राज्य है जहां भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाता। जब कांग्रेस की ओर से लोग नरेंद्र भाई जैसे व्यक्ति पर ये कहते हैं कि उनको जितना पैसा मिला केंद्र से उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, तो एक कौड़ी का दुरुपयोग नहीं करते। वो अगर उन्होंने जितनी सफलता पाई है आज गुजरात में, उसका एक कोई प्रमुख कारण है तो वो ये है कि वो भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करता। सूरत में एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राज्य की भाजपा सरकार पर विकास के मुद्दे पर काम कम और शोर ज्यादा मचाने का आरोप लगाया। आनंद शर्मा ने राज्य की भाजपा सरकार पर केंद्रीय पैसे के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। पिछले लंबे समय से यहाँ पर जो सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उसने लोगों को भ्रम में ज्यादा रखा। यहाँ शोर ज्यादा है, काम कम है। प्रचार के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कि गुजरात निवेश के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में शायद बहुत आगे है, तथ्य उसको नकारते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों ने पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सूरत में बाइक रैली निकाली। मोटरसाइकिल पर सवार हो भाजपा कार्यकर्ताओं ने सूरत में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करते हुए पूरे शहर में बाइक से घूम घूम कर वोट मांगे। तो कैसा रहा चुनावी प्रचार का पहला दौर, इस पर हम बात करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होंगे अहमदाबाद स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार शिरीष काशीकर और दक्षिण गुजरात के सूरत से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता ऋषि कुमार और सौराष्ट्र के लाजकोट से होंगे हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। और आज की इस बातचीत में शिरीष काशीकर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिरीष। अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि इस बार का जो ये प्रथम दौर का चुनाव प्रचार है किन किन मायनों में खास रहा, तो आप क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से भाजपा ने अपना प्रचार शुरू किया था, श्री नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से प्रोजेक्ट करके भाजपा ने पूरी अपनी चुनावी रणनीति बनाई थी, उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने भी अपने बड़े शीर्षस्थ नेताओं को यहाँ पर उतारा और उन्होंने उसका कई मायने में अच्छा इस्तेमाल भी किया। भाजपा ने भी कई जिनकी एंटरटेनमेंट और फेस वैल्यू है ऐसे नेताओं को, स्मृति ईरानी है, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, इनको उतारा। और चूंकि बात की शुरुआत जो है वो विकास के मुद्दे से हुई थी, पर धीरे धीरे विकास का मुद्दा जो है वो कहीं और दूर चला गया और बाकी सब जो चीज़ें हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप हो या विकास को लेकर भ्रामक प्रचार की बात हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे सेंटर में आ गई। Mr. Kashikar, this time around we saw Narendra Modi use technology to try and reach out to the maximum number of voters. Do you see any effect of that on polling? Absolutely, I definitely see that effect on, because nowadays, as you know, in Gujarat,
out of 3.80 crore voters, there is a major chunk of youth voters, that is near around 1 crore 25 lakh voters, those who are young voters between 18 to 29 years. And around 10 to 12 lakh voters are there, those who are in the age group of 18-19 years. So all these people, those the first chunk, the 18 to 29 years people, all of them have seen Mr. Narendra Modi in the power. So they are quite impressed with his policies and the way he works. So obviously these 3D technologies or all these social network media using, it has definitely given up obvious power to Mr. Modi. And let us see on the 13th and 17th whether it converts into a good voting or not. जी शिरीष जी से आगे भी बात करेंगे इस हाईटेक चुनाव प्रचार पे जो कि इस समय नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनादेश। स्विट्जरलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हो ना? एडवांस टैक्स पे कर रहा हूँ, अभी तंग मत करो। तुम घुसे रहो इन कागजों में। मुन्ना जी को देखो, हर साल विद फैमिली अब्रॉड ट्रिप के लिए चले जाते हैं। 4 गाड़ियां हैं। हाल ही में एक नया फार्म हाउस भी खरीदा। इसे कहते हैं ठाठ से जीना। मेरे पैसे, हाय मेरे गहने। अरे काश हमने सही टैक्स भरा होता। ऐसी ठाठ चाहिए थी। नहीं नहीं, इन सब से तो मुझे बहुत डर लगता है। सही टैक्स सही वक्त से भरे, बेफिक्री से जिए और देश की उन्नति में भागीदार बने। अब ट्रिप की बात करें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में अब और भी बहुत से अतिरिक्त काम शामिल किए गए हैं, जिसके चलते हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में मछली पालन का काम किया जा रहा है। वृक्षारोपण का काम किया गया है। गांव से गुजर रही नहर से जमा हो चुकी गाद हटाई जा रही है ताकि सिंचाई के साथ ही गांव बाढ़ से भी बचा रहे। हाँ, और ये काम पंचायत और ग्राम सभा के सदस्यों की सहमति से चलाए जा रहे हैं ताकि गांव में विकास की गति तेज हो सके। गांव का विकास, भारत का विकास। देखो गफूर, कितना खूबसूरत रत्न तराशा है मैंने आज। जिसके हाथ लगेगा उसकी किस्मत चमका देगा। दूसरों की किस्मत चमकाने का काम, और इन कामगारों के हिस्से में अकाल मौत। कारण सिलिकोसिस, जो पत्थर या धातु की कटाई या घिसाई और ड्रिलिंग वर्क से उत्पन्न धूल में मिले वो महीन सिलिका कण होते हैं, जो काम के दौरान फेफड़ों में जाने से कामगारों की मौत का कारण बनते हैं। सिलिकोसिस से बचें। काम के दौरान धूल रोधी मास्क पहने, हाई प्रेशर वेट ड्रिलिंग और वेट कटिंग मशीन का ही प्रयोग करें। राजनीतिक हलकों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि गुजरात का विधानसभा चुनाव राज्य और केंद्र की राजनीति के लिए आखिर क्या परिणाम लेकर आएगा। सत्ताधारी हैट्रिक का सपना संजोए हैं तो विपक्षियों को विश्वास है कि जनता चमक और बड़े दावों की पोल इस बार खोल देगी। 2007 का विधानसभा चुनाव और 2009 का लोकसभा चुनाव कुछ बदलती तस्वीरों की ओर इशारा भी करता है। पेश है एक रिपोर्ट। कहा जा रहा है कि गुजरात का विधानसभा चुनाव न केवल राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा, बल्कि कई मायनों में दिल्ली की राजनीति के भी कई फैसले ये तय करने जा रहा है। 2007 में भाजपा ने 182 सदस्यीय विधानसभा में तकरीबन 49% वोट हासिल कर 117 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में सत्ता में वापसी का सफर तय किया, जबकि कांग्रेस 38% वोट हासिल कर 59 सीटें जीत नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। इसके अलावा शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा में 3, जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट गई थी। हालांकि राज्य में 2 साल बाद ही काफी बदलाव देखा, जब 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। राज्य की 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 15, जबकि कांग्रेस के खाते में 11 सीट गई। लोकसभा सीटों के विधानसभावार अगर हिसाब लगाया जाए तो कांग्रेस के प्रदर्शन में खासा सुधार देखने को मिला। भाजपा का ग्राफ गिरकर 106 पर पहुंच गया तो कांग्रेस 59 से उठकर 75 पर पहुंच गई। 13 दिसंबर को होने वाले पहले चरण का चुनाव मुख्य तौर पर सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात की 4 सीटों पर होगा। इस चरण की 87 सीटों पर 2007 में यानी पिछले चुनाव में भाजपा ने 50% मतों के साथ 59 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो कांग्रेस 36% मतों के साथ 25 सीटें अपने नाम कर पाई थी।
जिसमें सौराष्ट्र की 54 सीटों में से भाजपा का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिला था, क्योंकि भाजपा ने यहां 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस महज 13 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। दक्षिण गुजरात में भाजपा ने 29 सीटों में से 17 सीटों पर कब्जा जमाया, तो वहीं मध्य गुजरात में पहले चरण में होने वाले 4 सीटों पर पिछले चुनाव में भाजपा ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 87 सीटों पर विधानसभा वार बढ़त के आंकड़े दिखाते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच मतों के प्रतिशत का अंतर महज 2% रह गया था। हालांकि गुजरात की 182 में से कम 45 सीटें ऐसी थी जिन पर 2007 में हार जीत का अंतर 5000 से कम था। इनमें से कम आधी सीटों पर यह अंतर तो 2000 से भी कम का था। साथ ही परिसीमन के बाद मिट गए 40 सीट और नए बने 40 सीट भी दलों के राजनीतिक गणित को कठिन बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। And joining us from Surat is our correspondent Rishi Kumar to give us an update on the South Gujarat area. Rishi, now it is being reported that the Congress looks to, increase its tally in the South Gujarat area. Now, what's the sense you're getting? Because it's being reported that it could be really true because of an increase in assembly seats rather than the BJP actually suffering any reverses. देखिए, जहाँ तक अगर हम दक्षिण गुजरात की बात करें तो ये वो इलाका है जिसमें आदिवासी बाहुल सीटें सबसे ज़्यादा हैं और राज्य की 27 आदिवासी सीटों में सबसे ज़्यादा जो सीट हैं वो इसी दक्षिण गुजरात के इलाके में हैं। और ये भी एक तथ्य है कि इन आदिवासी सीटों पर अधिकांश जो जीत दर्ज की जाती है वो कांग्रेस के द्वारा जीत दर्ज की जाती है। कांग्रेस का यहाँ पर एक ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता है आदिवासी इलाका। इस इलाके में इस बार कांग्रेस ने एक बार फिर से इसको मजबूत बनाने की कोशिशें भी की हैं। अगर हम देखें तो सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये दोनों यहाँ पर आदिवासी इलाकों में आए और उन्होंने इस इलाके में कोशिश की कि आदिवासियों के साथ उस संवाद को फिर से उतना मजबूत बनाया जाए, उसको कायम किया जाए। और सोनिया गांधी ने कहा कि आपके साथ जो हमारा रिश्ता है वो बहुत पुराना है। खास तौर से यहाँ पर मोदी ने भी कोशिश की है कि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की इस बढ़त को रोका जाए और उन्होंने डांग जिले में जो सरकार के द्वारा उनका जो दावा है कि जो काम किए गए खासतौर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसको यहाँ पर जनता के सामने रखा है। तो सबसे ज़्यादा फोकस दक्षिण गुजरात में आदिवासी इलाकों का रहा है। तो वहीं ये जो औद्योगिक इलाका है, खासतौर से सूरत का, वापी का ये जो इलाका है, यहाँ पर जो बाहर से आए हुए लोग हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और यहाँ पर उड़ीसा और बिहार के जो लोग हैं, इनके ऊपर पकड़ बनाने की कोशिश की है। मोदी ने खास तौर से यहाँ पर एक मुहिम चलाई कि कैसे गुजरात और बिहार के बीच में जो पुराने रिश्ते रहे हैं उसको उन्होंने प्रचार प्रसारित किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक आपसी यहाँ पर सीधा मुकाबला देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सौराष्ट्र में अगर हम देखें कि वहाँ पर गुजरात परिवर्तन पार्टी भी मुकाबले में है, तो यहाँ इसका इतना असर दिखाई नहीं देता। यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही ज्यादा दिखाई देता है। अच्छा ऋषि, एक बार बताइए, अब जबकि 13 दिसंबर को जहां पर वोटिंग होने जिन एरियाज में, उनमें कौन कौन से दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में है जिनके मुकाबलों पर खास नजर रहने वाली है? देखिए, अगर हम दिग्गजों की बात करें तो निश्चित तौर से इस इलाके में अगर हम सूरत पूर्व की ही सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के पुराने धुरंधर, जो कि संगठन में अब तक सबसे ज़्यादा नज़र बनाए हुए रखते थे, अहमद पटेल के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो यहाँ पर मुकाबले में हैं और उन्होंने 20 साल बाद यहाँ पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन पर काफ़ी दबाव था कि आप चुनाव लड़ें। तो वही उनके मुकाबले में एक राज्य के मंत्री हैं, वो मुकाबले में हैं। उसी तरीके से अगर हम आदिवासी इलाकों में देखें तो यहाँ पर किशन पटेल, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उनके यहाँ पर काफ़ी क्लोज जो रिश्तेदार हैं, वो लोग यहाँ पर चुनावी मुकाबले हैं। तो किशन पटेल जो है, उनकी यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर है कि उनके जो समर्थित उम्मीदवार हैं कांग्रेस में खासतौर से, वो उन्होंने जिनके लिए लॉबिंग की, उनको सीट दिलाने के लिए, क्या वो यहाँ पर कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी की यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर है और जो आगे आने वाली सरकार होगी उसमें यहाँ के कौन कौन से आदिवासी इलाके में से जो नेता चुनकर आते हैं वो भूमिका निभाएंगे, उसकी अभी इससे यहाँ पर रूपरेखा तय की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम जनादेश में, फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
ये प्रेजेंटेशन में ऐड कर लेना। बाकी अगर कोई बात करनी हो तो मुझे फोन कर लेना। हाँ चेयर बेटा, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक डॉल और बड़ा सा टेडी बेयर दोनों तुमको मिल जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है, अगले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले आओ। वो तो मैं लाऊंगी पापा, पर मेरी भी कंडीशंस है। अच्छा वो क्या? पहली ये कि ड्राइविंग करते वक्त आप मोबाइल पर बात नहीं करेंगे, और दूसरी ये कि आप हमेशा अपना सीट बेल्ट पहनेंगे, और तीसरी ये कि ड्राइव करते समय आप सामने की ओर ही देखेंगे। ओके बेटा, मैंने तुम्हारी सारी कंडीशंस मान ली। बच्चे भी हो गए सयाने, अब तो आप भी ट्रैफिक रूल्स माने। मैं बचपन हूँ, मुझे खिलने दो, मेरे हक की खुशियाँ मुझे मिलने दो, नौकरी की बोझ की थकन में स्लेट पेंसिल गेंद और गुड़िया। 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों को फैक्ट्री, घर या किसी ऐसी खतरनाक जगह पर नौकरी देना दंडनीय अपराध है। आप इस अपराध से बचिए। पंद्रह जिलों में फैले पहले चरण की 87 सीटों के लिए मतदान की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। खास बात यह है कि इस बार चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए कई अभियान चलाए, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथों तक लाना है, खासकर महिलाओं को। हमारे संवाददाता ने चुनावी तैयारियों के बारे में बात की राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से। इस वक्त हमारे साथ हैं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनीता करवल। उनसे बात करते हैं क्या तैयारियां हैं पहले चरण के चुनाव के लिए। पहले तो जो सिक्योरिटी की तैयारी होती है वो डिप्लॉयमेंट पूरा हो गया है, बाहर की फोर्सेस भी आ गई हैं, हमारी जो राज्य की पुलिस फोर्सेस हैं वो भी फेज़ 1 में पहुंच गई हैं, और पूरी तैयारी है हमारी कि इस तरह का एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करें कि बिल्कुल लोग बाहर फियरलेसली आकर के निडरता से वोट कर सकें। पोलिंग स्टेशन है उसके ऊपर जो वीडियोग्राफी का अरेंजमेंट करना है, वेबकास्टिंग भी हम कुछ कर रहे हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को पहुंचाना, ये सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बूथ्स हैं जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं क्या? कमीशन ने खास सूचना दी है, एक पुरुष वोटर जाएगा तो 2 महिला वोटर अंदर जाएगी, जिससे महिला वोटर की लाइन थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, उनको घर में काम भी बहुत होते हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन पे रैंप का अरेंजमेंट किया है ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड हमारे मतदार हैं वो अपना व्हीलचेयर लेके या अदरवाइज वहाँ पर पहुँच सकें। जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे और जो डिफरेंटली एबल्ड वोटर्स हैं उनके लिए हम लोगों ने लोकली इस तरह का अरेंजमेंट किया है कि जो पोलिंग पार्टी है उनको पहले वोट करने दें, और इनफैक्ट मेरी वोटर्स से इसके लिए मैंने अपील भी की है कि उनको अलाउ करें कि वो पहले जा कर के वोट कर दें। क्या उम्मीद है कि जो मतदान होना है उसमें वोटर आप लोगों के का जो ये जागरूकता अभियान था उसका कितना असर देखने को मिल सकता है? DEOs ने कोई 85 लाख संकल्प पत्र लोगों के घर भेज करके उनके सिग्नेचर लिए हैं कि वो ज़रूर वोट करेंगे, जिससे हम आई थिंक वी हैव बीन एबल टू टच अराउंड 2 करोड़ वोटर्स आउट ऑफ दिस होल प्रोसेस। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि लोग बड़ी तादाद में बाहर आएंगे और वोट करेंगे। यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनीता करवाल, जिनका ये मानना है कि इस बार जो जागरूकता अभियान राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चलाया गया उसका असर देखने को मिलेगा और काफी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए बाहर आएंगे। निशांत सौरभ, DD न्यूज, गांधीनगर। और सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास, जो कि इस समय राजकोट में मौजूद हैं। तो शैलेंद्र, चुनाव प्रचार थम गया है फिलहाल पहले दौर के लिए, और जिस तरह से लगातार हम लोग खबरें सुनते रहे कि बड़ा हाईटेक चुनाव प्रचार मोदी जी की तरफ से किया गया, लेकिन ये बताइए कि जो रूरल मतदाता है, जो गांव में बैठा हुआ है, जो आदिवासी मतदाता है, वो कितना प्रभावित होता है ऐसे गिमिक से, ऐसे चुनावी प्रचार से, और कितना फर्क पड़ता है उसे? नीलम, जहां तक सौराष्ट्र का सवाल है, जो तकनीक पर आधारित प्रचार है बहुत ज्यादा प्रभावित करता मतदाताओं को नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि मोदी ने भी अपनी रणनीति बदल ली थी और एक एक दिन में 9 जनसभाएं उन्होंने की है। तो कहीं न कहीं जनता से सीधे जुड़ने का जो सबसे सटीक माध्यम है वो सीधे जनसभा करना है, ये राजनीतिक दल मानते हैं। 3D एक विकल्प हो सकता है, लेकिन सीधी जनसभा को टक्कर नहीं दे सकता, इस बात को बीजेपी के भी आला नेता मानते हैं। लिहाजा जो तकनीक आधारित प्रचार है इसका एक सीमित असर ही देखा जा सकता है। जहां तक यहाँ पर जो खासकर सौराष्ट्र में जो प्रचार देखने को
को मिला। पूरी ताकत, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या गुजरात परिवर्तन पार्टी, जिसका काफी कुछ दारोमदार सौराष्ट्र में है, देखने को मिला। वो उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो की और एक रैलियां निकाली, सभाएं की और सीधे जनता से संवाद करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की। नीलम। Shailendra, now Saurashtra is very crucial. Now looking back to at 2007, this is the region that gave Modi 39 out of the 52 seats. Do you think the real test for Narendra Modi this time is going to be holding on to that figure? बिल्कुल प्रियंका, न केवल नरेंद्र मोदी बल्कि गुजरात परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष केशुभाई पटेल और उनकी पार्टी के प्रदर्शन के लिए भी ये बिल्कुल टेस्ट है पहले चरण का चुनाव की। क्या वो जो बीजेपी से अलग होकर नरेंद्र मोदी की सत्ता को हटाने का दावा कर रहे हैं, जनता उस पर कितना विश्वास करती है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को अब के अगर पूरे प्रचार को देखें, उनकी जो गुजरात के जो औद्योगिक विकास के मॉडल जिसका वो दावा करते रहे, उसको जो सबसे तगड़ी चुनौती जो दी गई है कांग्रेस और गुजरात परिवर्तन पार्टी की तरफ से, वो सौराष्ट्र में ही दी गई है। पीने की पानी का मुद्दा उठाया गया है, कुटीर उद्योगों पर मोदी द्वारा ध्यान न दिए जाने का मुद्दा उठाया गया। यही मोदी ने यहाँ आकर कई सारे वादे किए और कई बातें कही कि जो औद्योगिक विकास हुआ उससे सभी को फायदा हुआ है। निश्चित तौर पर बहुत कुछ दाव है बीजेपी का, कांग्रेस का और गुजरात परिवर्तन पार्टी का सौराष्ट्र में। और कहा भी जा रहा है कि इस बार गुजरात का जो जनादेश होगा उसमें सौराष्ट्र की भूमिका ज्यादा अहम होगी और शायद गांधीनगर की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका फैसला सौराष्ट्र करेगा। All right, Shailendra Mishra, thank you so much for joining us with that update from Saurashtra. And we'll go back to our guest in the studio, Mr. Shirish Kashikar. So you just heard our correspondent talking about the importance of the Saurashtra region. But do you think is Moditva in Saurashtra the weakest, and the rebel factor is going to be crucial in that state? And how is that going to, in that area, and how is that going to pan out? As far as rebels are concerned, we have seen rebels in both the parties, in Congress also, in the BJP also. So let us see on the 13th and 17th how much it affects, especially when we are talking about Saurashtra region. It will be definitely going to be an acid test for both the parties, not only for the BJP or Congress, but as well for Gujarat Parivartan Party, because Gujarat Parivartan Party is trying to create its nuisance value in Saurashtra and certain parts of South Gujarat, that is Surat and all the area. So it may mar or break some aspirations of BJP and up to certain extent Congress also. शिरीष, ये बताइए कि डीलिमिटेशन के बाद ये पहला चुनाव जो हो रहा है उसका क्या कुछ असर आप देखते हैं, क्योंकि 40 सीटें जो हैं वो खत्म हो गई, 40 नई अस्तित्व में आ गई। क्या इस दौर के का जो मतदान होने वाला, क्या उन सीटों पर भी कुछ प्रभाव हम लोग देखेंगे? बिल्कुल, डिलिमिटेशन और कास्टिज्म ये दो मुद्दे जो हैं इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और जैसे अभी आपने बताया कि 40 सीटों में उसकी वजह से बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। इन 40 सीटों में पहले जहां पर कई ज़्यादा वोटर्स रहते थे, करीब 4-5 लाख से ज़्यादा वोटर्स रहते थे, वहां पर ये वोटर्स की संख्या जो है वो सिमट कर 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में रह गई है। तो उसकी वजह से तीनों पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और जहाँ पर जीपीपी का होल्ड है, इन तीनों जगह पर एक बहुत कड़ी स्पर्धा होगी। तो इसमें से मैंने जैसे अभी बताया कि जीपीपी अपनी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो जीपीपी कुछ जगहों पर भाजपा को भी नुकसान कर सकती है और कुछ जगह पर कांग्रेस को भी नुकसान कर सकती है। और दूसरी एक बात, डिलिमिटेशन की वजह से कई इलाकों में अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरिया, उसमें भी उसका एक बहुत बड़ा असर होगा। और ऐसा माना जाता है गुजरात में कि अर्बन और सेमी अर्बन एरिया जो हैं वो बीजेपी के तरफ देखकर वोटिंग करता है। तो मुझे लगता है कि इसका कुछ फायदा शायद बीजेपी को मिले। शिरीष, जैसे कि हमने देखा कि इस बार विकास को बहुत बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी ने बनाया है, हिंदुत्व कहीं पीछे चला गया। क्या इसकी एक वजह लोग ये भी मानते हैं कि 40% से ज्यादा मतदाता जो हैं वो अर्बन वोटर्स हैं और उसमें विकास की बात ज्यादा अंदर तक घर करती? क्या यही वजह है कि इस बार विकास को बड़ा मुद्दा बनाया? बिल्कुल, इनफैक्ट उन्होंने 2007 में भी विकास को ही मुद्दा बनाया था और अपना जो कमिटेड वोटर हैं उसको
वोटिंग बूथ तक लाने की कोशिश की थी। हालांकि ये बात अलग हो गई कि 2007 के इलेक्शन में कुछ बाद में ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से पूरा चित्र जो है पलट गया। इस बार भी वो विकास की ही बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि किसी भी राज्य के शासक को 10 साल में राज्य को पूरा विकसित कर देना संभव नहीं होता है। ये बात कांग्रेस भी जानती है और भाजपा भी जानती है, पर उन्होंने इस बात को पकड़ के रखा कि हमने विकास किया है और आने वाले दिनों में भी अगर हमें एक मौका दिया जाए तो हम विकास करेंगे। और कांग्रेस भी शायद इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं। जैसे हमने देखा था चुनाव से पहले कांग्रेस के भी कई नेताओं ने यहाँ आकर गुजरात के विकास के बारे में अच्छी अच्छी बातें की थी। तो कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल तय है कि इस बार भी मुद्दा जो है वो विकास का ही है। हालांकि चुनाव प्रचार की बात अलग है, उसमें कई प्रकार के दावे प्रतिदावे किए जाते हैं, पर लोग बाग तो निश्चित तौर पर विकास के मुद्दे को ही ध्यान में रखेंगे। All right, but that's all the time we have for you on the show today. We'll take leave of our guest in the studio. Joining us from Ahmedabad, Mr. Shirish Kashikar, also Rishi Kumar from Surat, and from Saurashtra, Shailendra. Thank you so much, all of you, for joining us with those inputs from Gujarat. And that's all like I said, that's all the time we have for you on the show today. But thanks for watching. Namaskar. Namaskar.